राजनीति में जो बातें कही जाती हैं उसके विपरीत परिणाम आते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि राजनीतिक दल के नेताओं में ये बात रही है कि वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, वादा कुछ करते हैं, निभाते अच्छी तरह से सीख गए हैं। और राजनीतिक रूप से प्रशांत किशोर ने अपने आप को बिहार की राजनीति में झोंक दिया है। तो अगर उनकी बातों पर भरोसा विश्वास किया भी जा सकता है तो क्या कितना प्रतिशत किया जा सकता है। बार बार प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि मेरा किसी के साथ कोई साठगांठ नहीं है, किसी के साथ कोई पार्टनरशिप नहीं, किसी के साथ कोई इलाज नहीं है। 243 सीटों पे चुनाव लड़ने का उन्होंने 2 दिन पहले ही भरी सभा में एक तरह से समझिए तो ओथ लिया है। बार बार प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि मेरा किसी के साथ कोई साठगांठ नहीं है, किसी के साथ कोई पार्टनरशिप नहीं, किसी के साथ कोई इलाज नहीं है। 243 सीटों पे चुनाव लड़ने का उन्होंने 2 दिन पहले ही भरी सभा में एक तरह से समझिए तो ओथ लिया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भीतर की बात लेकर के आपके सामने हाजिर हैं और भीतर की बात इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि नीतीश कुमार 15 अगस्त के बाद देश से बाहर जाने वाले हैं। इसको लेकर के कई तरह की आप चर्चाएं सुन रहे होंगे, लेकिन इन चर्चाओं में सबसे बड़ी चर्चा ये है कि क्या नीतीश कुमार जब बाहर जाएंगे तो बिहार और देश में कोई बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी क्या सोच रही है। एनडीए के तहत नीतीश कुमार के आने के बाद लोकसभा का चुनाव तो हो गया। लोकसभा चुनाव में ये पता ही नहीं चला कि कौन कितने पानी में है और किसके वोट कितना ट्रांसफ़र हुए। नीतीश कुमार कितने पानी में है ये भी पता नहीं चला और भारतीय जनता पार्टी कितने पानी में ये भी पता नहीं चला। हम ये इसलिए ये बात बता रहे हैं कि सामूहिक रूप से अगर देखा जा रहा है तो 74 सीट जीतने वाली 2020 में भारतीय जनता पार्टी अपने 12 जो सांसद उसके जीत करके आए हैं उसमें 70 भी पार नहीं कर पाई है, जहां विधानसभाओं में उसके जो विधायक है, यानी उसे 74 सीटों पे आगे होना चाहिए था, लेकिन 68-69 सीटों पे वो आगे रही है। नीतीश कुमार जिनके की मात्र 43 विधायक जीत करके आए थे 2020 में, वो 72 सीटों से अधिक विधानसभाओं में लीड कर रहे हैं। हालांकि यही इससे भी बुरी स्थिति तो राष्ट्रीय जनता दल की है। क्या राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति के लिए उनका MY समीकरण टूटने का संकेत है? बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी का जो थिंक टैंक है वो अपनी रणनीति बनाना शुरू कर चुका है। 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसे एक बार फिर से इस देश की गद्दी पर बैठना था और उसके बाद अपने आने वाले चुनाव जो अलग अलग राज्यों में होने वाले हैं उस पर फोकस करना था, जिसमें बिहार भी शामिल है। 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उसकी रणनीति तो बन ही रही है। उस रणनीति के तहत नीतीश कुमार ने जिस तरह से झारखंड में उथल पुथल मचाने का प्लान बनाया है वो भी भारतीय जनता पार्टी के रडार पर है, निशाने पर है। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी आखिर करना क्या चाहती है? क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को डबल क्रॉस कर रही है, या फिर जो प्रशांत किशोर धीरे धीरे करके अब मेन फ्रेम में आने लगे हैं, एक तीसरे विकल्प के रूप में सामने नज़र आने लगे हैं, वो किसके साथ साठगांठ किए हुए हैं? या फिर जिस तरह से वो कह रहे हैं कि नहीं, जबकि राजनीति में ऐसा होता नहीं है। राजनीति में जो बातें कही जाती हैं उसके विपरीत परिणाम आते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि राजनीतिक दल के नेताओं में ये बात रही है कि वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, वादा कुछ करते हैं, निभाते कुछ हैं। इसी तरह से अगर राजनीतिक अच्छी तरह से सीख गए हैं और राजनीतिक रूप से प्रशांत किशोर ने अपने आप को बिहार की राजनीति में झोंक दिया है, तो अगर उनकी बातों पर भरोसा विश्वास किया भी जा सकता है तो क्या कितना प्रतिशत किया जा सकता है? क्या उनका किसी के साथ कोई साठगांठ नहीं है? जबकि प्रशांत किशोर कई राज्यों के लिए, कई दलों के लिए रणनीतियां बना चुके हैं। बार बार प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि मेरा किसी के साथ कोई साठगांठ नहीं है, किसी के साथ कोई पार्टनरशिप नहीं, किसी के साथ कोई इलाज नहीं है। 243 सीटों पे चुनाव लड़ने का उन्होंने 2 दिन पहले ही भरी सभा में एक तरह से समझिए तो ओथ लिया है। अब ऐसी परिस्थिति में ये कह देना कि प्रशांत किशोर का किसके साथ साठगांठ है, इसके तथ्य खोजने पड़ रहे हैं। अब तथ्य खोजने के लिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक्ट कर रही है, वो प्रशांत किशोर किसी के साथ रहें या नहीं रहें, भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीतियों के तहत प्रशांत किशोर को अपने लिए, अपने अस्त्र शस्त्र के रूप में प्रयोग करने की पूरी तैयारी कर चुकी है और उसमें शुरुआत भी हो चुका है। आपको बता दें कि विशेष राज्य का दर्जा जो एक बड़ा मुद्दा था, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने निरस्त कर दिया है,
नीति आयोग का गठन भारतीय जनता पार्टी ने किया था और उसके बाद से विशेष राज्य के दर्जे का जो नया फॉर्मूला लागू हुआ, हालांकि उससे पहले यूपीए की सरकार थी, उसी में इस मामले को उलझा दिया गया था। रघुराम राजन कमेटी के रिपोर्ट के बाद और बहुत सारी बातें ऐसी सामने आई थी जिसमें विशेष राज्य के दर्जा का प्रावधान जो था उसके जो मानक हैं उसे और ज़्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, या कहा जाए तो अपने स्तर से जो बदला गया उसमें बिहार नहीं आता था। बिहार 2000 से ही परेशान है, क्योंकि बिहार में जो मिनरल्स, खनिज, आय के जो मेन स्रोत थे वो सारे झारखंड के साथ उस बिहार से बाहर चले गए। तो निश्चित रूप से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए और नीतीश कुमार लगातार बिहार से विशेष राज्य का दर्जा की मांग कर रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार के पास कई मौके थे, जब जब वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाते हैं तब तब ये कहा जाता है कि उन्होंने शर्त रखी है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, लेकिन ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार ने शर्त ये रखी है कि मेरी कुर्सी पर कोई भी नज़र न गड़ाए। बाकी चीज़ें हवा हवाई हो गई हैं और नीतीश कुमार की कुर्सी अस्थाई हो गई है। अब ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुद्दा तो ये रहा ही, दूसरा आरक्षण वाले मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पर चाहे जितना भी आप भरोसा दिलवा लीजिए, भरोसा जमने नहीं देते हैं ये विपक्ष। विपक्षी दल लगातार ये आरोप लगाते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को समाप्त कर देगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इसका मास्टर स्ट्रोक खोज निकाला था। वो मास्टर स्ट्रोक आपको भी मालूम होगा, EWS। गरीब लोगों को और अन्य पिछड़ा, अन्य जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार ने 10% आरक्षण की व्यवस्था कर दी है, जो कि भारी पड़ रहा है उस 50% आरक्षण पर। उसका कारण है कि जी एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी को ये कहा जा रहा था कि वो आरक्षण की हितैषी नहीं है, आरक्षण समाप्त कर देगी, वही भारतीय जनता पार्टी 10% वीकर सेक्शन को, गरीब कमजोर लोगों को आरक्षण देने की जो प्रावधान कर दिया है, उसने 10% वोट तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ अगर शिफ्ट कर दिया है, कहना होगा तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। इसको लेकर के बहुत सारा झमेला हुआ, कई लोगों ने विरोध किया। वही लोग विरोध कर रहे थे जो आरक्षण के पक्षधर थे, लेकिन हर किसी को अपने अपने हिसाब से आरक्षण की विवेचना करनी है और यहाँ आकर के मामला एक बार फिर से उलझ गया है। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ रहते हुए 15% आरक्षण बढ़ाने की बात कही थी, यानी 50% से 65% करने की बात की थी। अलग अलग सेक्शन में उन्होंने बढ़ाने की तैयारी भी शुरू कर दी थी। उसके लिए अपने संसद से, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद से इसका कानून भी पास कर दिया था, लेकिन जा करके ये न्यायालय में मामला अटक गया। अब 9वीं अनुसूची में शामिल करना ही एकमात्र विकल्प दूर दूर तक नजर आता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इसमें डबल स्टैंडर्ड अपना रही है। एक तरफ अगर चाहती तो 9वीं अनुसूची में शामिल करके इस मामले को ही समाप्त कर देती और बिहार को दर्जा मिल जाता, लेकिन बिहार के साथ साथ अन्य राज्य जो हैं वो भी तो डिमांड करेंगे। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से फंस गई है और भारतीय जनता पार्टी के फंसने के कारण है कि ये 9वीं अनुसूची तक नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक सेक्शन है जो बिहार से, वो बार बार कह रहा है कि हम इसकी लड़ाई अंतिम सीमा तक लड़ेंगे, यानी हाई कोर्ट से फैसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसके अलावा और भी जो तरीके होंगे उस तरीके से हम आरक्षण को 15% बढ़ाने के लिए हर वो लड़ाई लड़ेंगे। यानी कि दो धारी तलवार की तरह भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस पर एक्ट कर रही है, यानी नीतीश कुमार का ये मामला भी अटक गया। जातीय जनगणना की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया था। उसके बाद नीतीश कुमार ने अपने राज्य में जातीय गणना कराया कोर्ट के निर्देश के बाद। ये भी आपके सामने है। अब इस पर लेकर के भी नीतीश कुमार की अगर बात करें तो कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव वो एक्ट कर रहे हैं जो नीतीश कुमार उनको इशारा कर चुके हैं। जिन बातों को लेकर के नीतीश कुमार केंद्र की सरकार से डिमांड कर रहे हैं, उन्हीं डिमांड को लेकर के आंदोलन करने की तैयारी में तेजस्वी यादव है। तो दूसरी तरफ एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात सामने नजर आ रही है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए जो प्रशांत किशोर नाम का ये अस्त्र शस्त्र है, इसका संधान भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी तरह से किया है। भले ही प्रशांत किशोर के साथ ये कह लिया जाए या मान भी लेते हैं कि कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के लिए ही प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर जिन वोट बैंक पर पूरी तरह से धाड़ मार रहे हैं, रेड कर रहे हैं, उसको अपने तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं और लगभग उसमें बहुत हद तक सफल भी होते नजर आ रहे हैं, तो वो वोट बैंक निश्चित रूप से महागठबंधन यानी गैर भाजपाई दलों के वोट बैंक का हिस्सा है।
जैसे आप सीधी तौर पे समझ लिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोट बैंक को साधने के लिए, हमने पहले बताया आपको कि 10% EWS को आरक्षण देने के बाद भारतीय जनता पार्टी का एक हिस्सा जो है इसके सपोर्ट का और उसके वोट बैंक का बन गया है। दूसरी तरफ हिंदुत्व का एक बड़ा वोट बैंक है, दूसरा नरेंद्र मोदी का अपना कोर वोट बैंक है, भारतीय जनता पार्टी का कैडर वोट बैंक है। इन सब को जोड़ दिया जाए, इसके अलावे चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को खड़ा करके दलित वोट, दोनों आपस में भले ही लड़ें लेकिन दोनों के वोट दोनों को जाएंगे। चिराग पासवान इसलिए कि पासवान और अन्य जो दलित में भी ऊपर की जातियां हैं उन जातियों को अपने तरफ करने के लिए कह रहे हैं कि नहीं, आरक्षण के भीतर आरक्षण सही नहीं है। तो वहीं जीतन राम मांझी अपने लोगों को, महादलित समाज को एकजुट करने के लिए कह रहे हैं कि नहीं, ये बहुत बढ़िया है। तो ऐसी स्थिति में दोनों की लड़ाई दोनों के वोट बैंक को अपने अपने हिसाब से जोड़ने में कामयाब नजर आ रही है। दूसरी तरफ अगर कुशवाहा और सम्राट की बात करें तो अति पिछड़ा ये दोनों समाज को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो स्ट्रेटजी बनाई है उसमें उपेंद्र कुशवाहा को ऊपर रख करके और सम्राट चौधरी को उनके सपोर्ट में खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी ने एक और नया गेम खेला है। कल तक सम्राट चौधरी जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो टकराव की स्थिति आती थी, लेकिन अब जबकि उप मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके साथ है और उपेंद्र कुशवाहा जो कि कुशवाहा समाज के एक छत्र नेता है और OBC में ये दूसरी सबसे बड़ी जाति है, इस जाति के वोट बैंक को लेने की बात की जा रही है। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी के प्रखर प्रवक्ता है नीरज कुमार, उन्होंने आकर के क्या कहा कि 60 से 70% जो कुशवाहा समाज के वोट हैं वो भारतीय जनता पार्टी और NDA को आए हैं। इसके पूरे आंकड़े भी वो बता रहे थे। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी यदि एक हो जाते हैं, दोनों अपने अपने हिसाब से काम करना शुरू करते हैं, उन लोगों के ईगो क्लैश नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में कुशवाहा समाज को समझाने में और उसका वोट अपनी तरफ शिफ्ट कराने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब होती नजर आ रही है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की बात हमने की ही, इसके अलावे दिलीप जायसवाल और सहनी समाज को आपने देखा होगा कि कई निषाद समाज सहनी समाज को अपनी तरफ जोड़ रहे हैं। हाल फिलहाल में ही आपने देखा होगा कि राजभूषण निषाद को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, सांसद बने हैं। हरीश सहनी हैं जो कि बिहार के मंत्रिमंडल में शामिल हैं। तो सहनी समाज को भी EBC का एक बड़ा वोट बैंक है जिसको अपनी तरफ करने के लिए सहनी समाज को काफ़ी ऊपर कर रहे हैं। मुकेश सहनी कितना डैमेज करेंगे ये आपको 2024 के चुनाव में दिख गया होगा। अब इसके बाद जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रेटजी का और जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को डबल क्रॉस कर रही है। एक तरफ नीतीश कुमार को ये कह रही है कि आप ही हमारे अगुवा होंगे, हालांकि अभी 1 साल बाकी है, 4 राज्यों में चुनाव होने हैं। 4 राज्यों में चुनाव में यदि भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहता है तो ये मान के चलिए कि नीतीश कुमार का ग्राफ बहुत नीचे जाएगा, क्योंकि झारखंड में तो नीतीश कुमार सीधे तौर पर अगर समझौता नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में चुनाव लड़ेंगे और ये आने वाले समय के लिए नीतीश कुमार के ग्राफ में से उनके पॉइंट में से कुछ घटेगा। हमने पहले भी आपको बताया था, कल ही हमने बताया था कि अगर नीतीश कुमार NDA में नहीं रहते हैं तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो NDA के घटक दल हैं उनको भी मिलेगा। और बाकी काम तो प्रशांत किशोर कर ही रहे हैं। प्रशांत किशोर यदि जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें उन्होंने कई वर्गों को प्रभावित किया है, प्रशांत किशोर महिलाओं को प्रभावित कर रहे हैं, महिलाओं को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों का उत्थान कितना हुआ। चलिए मानते हैं कि नीतीश कुमार ने महिलाओं को बहुत सारी चीज़ें दी, पंचायत में उनको मौका दिया, लेकिन क्या वो वास्तव में उनको मौका मिला है? यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि प्रशांत किशोर महिलाओं को उनके हक हुकूक की बात करके, उनके परिवार की बात करके और उनको एक बार फिर से उनके पूर्ण अधिकार की बात करके कहीं ना कहीं उनका वोट बैंक अपनी तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो युवाओं को वो रोज़गार की बात कह करके, रोज़गार का सृजन करने की बात कह करके अपनी तरफ आकृष्ट कर रहे हैं। यही 2014 में भी हुआ था और 2024 में भी तेजस्वी यादव ने रोज़गार और नौकरी को ही सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था। इसके अलावा गरीबों की बात करें तो गरीबों को मुख्य धारा में लाने के लिए भी कैसे लाया जाएगा, इसका प्रशांत किशोर नुस्खा बता रहे हैं, लोगों को इसके लिए तरीका बता रहे हैं। बात पलायन की करें तो पलायन रोकने के लिए प्रशांत किशोर ने कई योजनाएं और रणनीति बनाई है। एकमात्र बिहार को पलायन से अगर मुक्त करना हो, गरीबी को दूर करना हो और मुख्य धारा में लोगों को लाना हो जो गरीबी रेखा के नीचे जा रहे हैं, तो उसके लिए बिहार में व्यवसाय और उद्योग धंधे लगाने होंगे, जिसके लिए प्रशांत किशोर ने पूरी तैयारी कर रखी है और वो समझाते भी हैं कि किस तरह से ये सब कुछ होगा।
इसके अलावे अगर बात करें शिक्षा की, तो इस क्षेत्र में लोगों को शिक्षित करने के लिए प्रशांत किशोर ने कहा है कि सबसे पहले वो टीच कीजिए। उन्होंने ये भी मानक तय किया है कि उनके जो विधायक होंगे, जो उनके दल से चुनाव लड़ेंगे, वो शिक्षित होंगे। एक मानक उनके लिए तय करने की बात की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि अल्पसंख्यक समाज, चाहे मुस्लिम समाज हो, सिख हो या फिर ईसाई हो, इन सभी समुदाय को, पारसी हो, इन सभी लोगों को उनको मुख्य धारा में लाने और उनके साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। खास करके जो मुस्लिम समुदाय है, जो लगभग 18% के आसपास है, उस समुदाय को तो पूरी तरह से प्रतिनिधित्व देने की बात कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी कि जनसंख्या के आधार पर सीट बंटवारे की भी बात उन्होंने कही है। ये सारे फैक्टर घुमा फिरा करके इस तरफ जा रहे हैं जहां ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भले ही कोई एग्रीमेंट, कोई संविदा या बातचीत नहीं की हो प्रशांत किशोर से, लेकिन यदि प्रशांत किशोर इस रास्ते पर चल रहे हैं तो वो किसको डैमेज कर रहे हैं ये सबको पता है। बात नीतीश कुमार की करें तो नीतीश कुमार के साथ रह करके भारतीय जनता पार्टी को, ठीक है, ये मानते हैं कि नीतीश कुमार का 15% वोट जो है कांस्टेंट है, लेकिन वो 15% वोट नीतीश कुमार को तब आता है जब वो विशेष कुछ कर रहे हों। 2015 एक ऐसा समय था जहां नीतीश कुमार के वोट बैंक की बात करें तो वो लालू प्रसाद के साथ आकर के एक नए प्रयोग को लेकर के लोगों ने किया था कि नीतीश और लालू एक साथ आ जाते हैं तो बिहार का विकास होगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। मात्र 24 महीने के भीतर ही नीतीश कुमार को पाला बदलना पड़ा। खैर, इन सारी बातों को लेकर के बार बार आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से ये चर्चा चल रही है। जब जब अपराध की बात करते हैं तेजस्वी यादव तो उल्टा उन्हीं पर पलट दिया जाता है कि आप 2005 से पहले का सरकार देख लीजिए, 2005 से पहले का बिहार देख लीजिए, और उन आंकड़ों को आम लोगों और जो युवा हैं उनके सामने रखने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि समाजवाद के नाम पर जो हमारे जो कोर्सेज हैं उस कोर्स में भी ये बातें पढ़ाई जाती है कि सेकुलर सरकारें थी, समाजवादी लोग, विचारधारा के लोग शासन में थे, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ ये सबके सामने है। आंकड़े सब कुछ कहते हैं और इसको लेकर के भी अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसके अलावे अगर बात करें तो 2005, 2010, 2020 और 2015 ये हमारे सामने आंकड़े हैं। इन आंकड़ों में नीतीश कुमार की भूमिका क्या रही है आपको अच्छी तरह से पता है। 2005 से 2010 नीतीश कुमार का बेहतर शासन था, जिसमें उन्होंने स्पीडी ट्रायल करके, अपराध पर अंकुश करके, क्राइम करप्शन कॉम्युनिज्म पर धाड़ मार करके, जिस तरह से उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट चला करके निर्णय किया, जो लोग भ्रष्टाचार से लिप्त थे, भ्रष्टाचार की जो संपत्ति थी उस पर सरकारी स्कूल कॉलेज खुलवाना, सरकारी संस्थानों को वहाँ देना, ये सारी बातें नीतीश कुमार ने की थी। लेकिन वही नीतीश कुमार 2010 से 2025 आने वाला है, यानी कि लगभग 14 सालों में जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपने आप को ढाला है, किया है, उसमें काफ़ी कुछ कमी आई है। अब ऐसी स्थिति में आप एक बात मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर न चाहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम जरूर कर रहे हैं, क्योंकि उनका वोट बैंक जो शिफ्ट कर रहा है, स्विच कर रहा है, वो महागठबंधन या फिर कहा जाए तो राष्ट्रीय जनता दल के वोट बैंक में सेंधमारी कर रहा है। काफ़ी संख्या में राष्ट्रीय जनता दल के लोग जो नाराज़ हैं वो प्रशांत किशोर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। हालांकि और दलों से लोग जा रहे हैं, लेकिन सबसे अधिक संख्या अगर किसी की है जिसके लिए चिट्ठी भी निकली थी, ये भी बात आपको पता है। तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार को अभी ठोक बजा करके, उलट पलट करके देखना बाकी है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार आने वाले 2025 के चुनाव से पहले एक बार फिर फैसला करने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि जिस तरीके से सब कुछ चल रहा है वो साफ बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। नीतीश कुमार को गूलर के झाड़ पर चढ़ाने की कोशिश कर रही है। देखना होगा कि नीतीश कुमार कितना एस्टेब्लिश्ड बने रहते हैं। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार के डोमिनेटिंग नेचर से भी भारतीय जनता पार्टी अक्सर परेशान रही है, और बिहार का जो भारतीय जनता पार्टी का कुनबा है वो नीतीश कुमार के साथ चलने के लिए तो तैयार है, लेकिन शर्तें अपनी हों। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो नई टीम बनी है वो क्या कुछ लेकर के सामने आती है। भीतर की बात में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। कैसा लगा ये विश्लेषण ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसी के आधार पर टिका हुआ है कि हम कितना सफल हो पा रहे हैं आप तक अपनी बातें रखने के लिए, और बिहार की राजनीति, देश में होने वाले हलचल को समझाने में, उसे आप तक पहुंचाने में।
बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।